आज रील का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। कई लोग व्यूज़ पाने के लिए आदिवासियों के कई संस्कृतियों को इस तरह से दिखाते हैं मानो वे गरीब टाइप के हैं और आदिवासी हैं बोलकर वैसे ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। उदाहरण के तौर पर कई लोग चूहा का पानी को इस तरह से पेश करते हैं कि वे उस गंदे पानी को पीने के लिए मजबूर हैं। कई जगह और प्रेस में भी यह देखने सुनने को मिलता है कि 1000 परिवार चूहा के पानी में निर्भर हैं। ये लोग कब बीमार पड़ जाएं कोई भरोसा नहीं, आदि आदि। मैंने हमेशा आदिवासियों की जो संस्कृतियां हैं उसके पीछे के विज्ञान को आपके सामने लाने का काम किया है और कोशिश करता रहा हूं कि हम अपने संस्कृति के प्रति, अपने जीवन जीने के तरीके के प्रति गर्व महसूस करें, ना कि उसे हीन भावना से देखें। आज हम चूहा की वैज्ञानिकता पर बात करने वाले हैं। जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ, आपका इस चैनल में स्वागत है। कल्पना कीजिए कि एक आदिवासी गांव है। जंगल के बीच मिट्टी की गोद में बना छोटा सा जल का स्रोत चूहा। पीढ़ियों से लोग उसी पानी को पीते आए हैं। उसी पानी से खेत सींचे गए, बच्चे बड़े हुए, समाज जीवित रहा। लेकिन आज सरकारी अधिकारी आते हैं और कहते हैं यह गंदा पानी है। ये सिर्फ सरकारी अधिकारी की बात नहीं है, हमारे पढ़े लिखे अनपढ़ लोग भी यही बोलते हैं कि चूहा का पानी गंदा है, इसे मत पियो, टंकी का पानी ही शुद्ध है। धीरे धीरे आदिवासी समाज को यह महसूस कराया गया कि उनका पारंपरिक ज्ञान पिछड़ा है, उनके प्राकृतिक जल स्रोत असुरक्षित हैं और आधुनिक मशीनों से निकला पानी ही सभ्यता का प्रतीक है। लेकिन सवाल है, क्या सच में प्राकृतिक जल स्रोत खराब हैं? क्या हर ट्यूबवेल का पानी सुरक्षित होता है? क्या खुला प्राकृतिक पानी हमेशा दूषित होता है या फिर यह केवल विकास की एक तरफा परिभाषा है? आज हम वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय दृष्टि से समझेंगे कि प्राकृतिक जल स्रोत और कृत्रिम जल स्रोतों के बीच वास्तविक अंतर क्या है। चूहा कोई साधारण गड्ढा नहीं है, यह धरती के भीतर से रिस कर आने वाला प्राकृतिक जल स्रोत है। आदिवासी इलाकों में यह अक्सर पहाड़ियों, जंगलों और पथरीली ज़मीनों के बीच मिलता है। बारिश का पानी मिट्टी, पत्थर और बालू की कई प्राकृतिक परतों से छनकर नीचे जाता है, फिर धीरे धीरे ज़मीन से बाहर निकलता है, यानी प्रकृति खुद इसका फिल्ट्रेशन करती है। यह वही सिद्धांत है जिसे आधुनिक विज्ञान नेचुरल पर्कोलेशन सिस्टम कहता है। प्राकृतिक फिल्ट्रेशन में मिट्टी बैक्टीरिया को रोकती है, बालू और पत्थर कणों को छानते हैं, जैविक परतें कई अशुद्धियों को तोड़ती है। यानी चूहा का पानी केवल पानी नहीं, धरती द्वारा तैयार किया गया जीवित पानी है। अब सवाल उठता है, क्या प्राकृतिक स्रोतों के पानी में कुछ विशेष भी होता है? हाँ, प्राकृतिक मिनरल्स होते हैं। प्राकृतिक जल स्रोतों में अक्सर अच्छी मात्रा में कैल्शियम पाए जाते हैं, मैग्नीशियम पाए जाते हैं, पोटेशियम, आयरन और सूक्ष्म खनिज पाए जाते हैं। आप इसका महत्व इस रूप से समझ सकते हैं कि ये वही तत्व है जो शरीर के लिए आवश्यक हैं। इसलिए पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों के पारंपरिक समाजों में पहले हड्डियों की समस्या कम होती थी या नहीं होती थी, मिनरल डिफिशियंसी भी कम या नहीं होती थी और कई लाइफस्टाइल से संबंधित डिजीज़ भी कम दिखाई देते थे। जब पानी प्राकृतिक रूप से बहता या रिसता है तो उसमें डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन अधिक होती है। नेचुरल पीएच बैलेंस आमतौर पर 6.5 से 7.5 के बीच, जो मानव शरीर के लिए आदर्श है। बहता या रिसता हुआ पानी स्थिर पानी की तुलना में अधिक सक्रिय और ताज़ा माना जाता है। इसके विपरीत टंकी का पानी लंबे समय तक बंद रहता है। कई बार क्लोरीन की गंध, जंग लगे पाइप और प्लास्टिक टैंक उसकी गुणवत्ता प्रभावित करते हैं। क्लोरीन खुद एक रसायन है, लंबे समय तक अधिक मात्रा में सेवन से शरीर पर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। टंकी की सफाई कितनी बार होती है? सरकारी रिकॉर्ड और ज़मीनी हकीकत में बहुत अंतर है। चूहा का पानी अक्सर प्राकृतिक रूप से ठंडा होता है क्योंकि वह ज़मीन की अंदरूनी परतों से आता है। यह तापमान संतुलन बैक्टीरिया वृद्धि को भी बहुत हद तक नियंत्रित रखता है।
अब आधुनिक जल प्रणाली की बात कर लेते हैं। सरकार और कंपनियां अक्सर कहती है कि पाइप वाला पानी शुद्ध है, लेकिन वास्तविकता इतनी सरल नहीं है। भूजल का अत्यधिक दोहन से होता क्या है? ट्यूबवेल ज़मीन के बहुत नीचे से पानी खींचते हैं, इससे भूजल स्तर गिरता है, मिट्टी सूखती है और कई क्षेत्रों में पानी में हेवी मेटल्स बढ़ने लगते हैं। भारत के कई राज्यों में फ्लोराइड, आर्सेनिक और आयरन कंटेमिनेशन ट्यूबवेल के पानी में पाया गया है। क्लोरीन और रसायन का अधिक उपयोग होता है। टंकी के पानी को शुद्ध करने के लिए अक्सर क्लोरीन डाला जाता है। कम मात्रा में यह उपयोगी हो सकता है, लेकिन लगातार अत्यधिक क्लोरीनेटेड पानी स्वाद बदल देता है, त्वचा और पेट पर असर डालता है और पानी को निर्जीव बना देता है। आप समझ रहे हैं? जहाँ चूहा का पानी जीवित होती है, वहीं सरकारी प्रक्रिया में पानी निर्जीव बन जाती है। पाइपलाइन से प्रदूषण का प्रभाव ज़्यादा होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइनें कई बार टूटी हुई, जंग लगी या सीवेज के बगल से गुजरती है। इससे कंटामिनेशन का खतरा बढ़ता है। लेकिन विडंबना देखिए, ऐसे पानी को सरकारी शुद्ध पानी कहा जाता है, जबकि जंगल के प्राकृतिक स्रोत को गंदा। यह केवल पानी का प्रश्न नहीं है, यह ज्ञान की राजनीति है। जब किसी समाज को यह समझाया जाता है कि तुम्हारा भोजन पिछड़ा है, तुम्हारा जड़ी बूटी इलाज पिछड़ा है, तुम्हारा चूहा का पानी गंदा है, और धीरे धीरे वह अपने ज्ञान से शर्म महसूस करने लगता है, वही हमारे युवाओं को रील बनाने पर मजबूर करता है कि देखो भाई, हम चूहा का पानी पीने पर मजबूर हैं। यही मानसिक उपनिवेशवाद है। आदिवासी समाज सदियों तक प्रकृति के साथ संतुलन में रहा। उनके जल स्रोत स्थानीय इकोलॉजी के अनुसार विकसित हुए। लेकिन आधुनिक विकास मॉडल कहता है जो सेंट्रलाइज्ड है वही आधुनिक है, जो मशीन से निकला वही वैज्ञानिक है। जबकि सच्चाई यह है कि आज पूरी दुनिया स्प्रिंग वाटर, मिनरल वाटर, नेचुरल एक्वेफर और माउंटेन वाटर की तरफ वापस लौट रही है। शहरों में लोग बोतल में नेचुरल स्प्रिंग वाटर खरीद रहे हैं और गाँव में आदिवासियों को उनका प्राकृतिक पानी छोड़ने को कहा जा रहा है। यह कहना भी गलत होगा कि हर प्राकृतिक स्रोत हमेशा सुरक्षित ही होता है। यदि आसपास गंदगी हो, जानवरों का अत्यधिक मलमूत्र हो, केमिकल फार्मिंग हो या लंबे समय तक पानी स्थिर हो जाए तो कंटामिनेशन संभव है। लेकिन समाधान क्या है? प्राकृतिक स्रोतों को ख़त्म करना या उन्हें वैज्ञानिक तरीके से संरक्षित करना? सही रास्ता है स्रोत की सफाई, आसपास जैविक संरक्षण, नियमित परीक्षण और सामुदायिक निगरानी, यानी आदिवासी ज्ञान प्लस आधुनिक विज्ञान। आदिवासी समाज पानी को केवल रिसोर्स नहीं मानता, वह उसे जीवित सत्ता की तरह देखता है। आपने मेरा ये वाला वीडियो देखा होगा, सिरमर सिंह बोंगा और तेरे नागेरा बिंदिरा, यानी पानी में आदिवासी फिलॉसफी के अनुसार जीवनदायिनी शक्तियाँ निहित होती है और इस धरती में जीवन की शुरुआत भी पानी में हुई थी। इसलिए आदिवासी समाज में जल स्रोतों के पास पेड़ पौधे बचाए जाते थे। कुछ जगहों को पवित्र माना जाता था। मेरे हो समाज में हम लोग वैसे जगहों को नागेरा बिंदिरा वाला जगह मानते हैं। और जल का अंधाधुंध दोहन नहीं होता था। यह केवल संस्कृति नहीं थी, यह इकोलॉजिकल साइंस थी। आज क्लाइमेट चेंज के दौर में दुनिया सस्टेनेबल वाटर सिस्टम खोज रही है, जबकि आदिवासी समाज इसे पहले से जीता आया है। तो अगली बार जब कोई कहे चूहा का पानी गंदा है तो सवाल पूछिए, क्या उसका परीक्षण हुआ है? क्या प्राकृतिक फिल्ट्रेशन को समझा गया है? क्या स्थानीय इकोलॉजी को ध्यान में रखा गया है? हर आधुनिक चीज़ श्रेष्ठ नहीं होती और हर पारंपरिक चीज़ पिछड़ी नहीं होती। ज़रूरत है आदिवासी ज्ञान को अंधविश्वास नहीं, अनुभव आधारित विज्ञान की तरह देखने की, क्योंकि जंगल और धरती के साथ हजारों साल जीने वाला समाज पानी को केवल उपयोग नहीं करते हैं, वे उसे समझते भी हैं। अगर आप चाहते हैं कि आदिवासी ज्ञान, प्राकृतिक और विज्ञान पर ऐसे और वीडियो बनते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट कर बताएं कि आपकी इन विषयों पर क्या राय है। तो इस समय इस वीडियो में इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।